हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सक्सेस क्लासेस। लेट्स सी, आज सेकंड क्लास हम देखेंगे अपना सोशियोलॉजी ऑप्शन के लिए। तो आज का क्लास क्या है हमारा? स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। ठीक है, समझेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है और इसका स्कोप क्या क्या है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी का स्कोप क्या क्या है, कितना वाइड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिटेल से अपने नोट्स के थ्रू समझेंगे। चलिए देख बढ़ते आगे। जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं आगे कि आज हमारा क्या है। ये आपका क्लास 2 है, कल हमने क्लास 1 देख लिया था, ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी। आज हम देखेंगे स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो स्कोप स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। आप पहले समझो कि होता क्या है स्कोप या सब्जेक्ट मैटर। अगर आप समझो, जैसे बोलते हैं ना किसी चीज़ में किसका इसका क्या स्कोप है क्या नहीं, मतलब कि जो सोशियोलॉजी है ये किन किन विषयों का या किस तरह से जो कि उन विषयों का अध्ययन कर सकता है, यही होता है स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। जैसे हम देखो कि बायोलॉजी में क्या पढ़ते हैं, ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि बायोलॉजी में हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे या फिर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, नहीं। ये इसका स्कोप नहीं है, इंजीनियरिंग फिजिक्स वगैरह। बायोलॉजी का जो स्कोप है, मेनली जो स्कोप है वो ह्यूमन लाइफ है या फिर नेचुरल लाइफ है, ठीक है, एनिमल लाइफ है। उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसकी ट्रीटमेंट करते हैं, ये इनका इस बायोलॉजी का स्कोप है। इसी तरह सोशियोलॉजी का क्या स्कोप है, यानी कि सोशियोलॉजी क्या अध्ययन करेगा, कैसे अध्ययन करेगा, क्या उसका अप्रोच होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट वो अध्ययन कर सकता है। जैसे फैमिली के बारे में अध्ययन करता है, मैरिजेस के बारे में अध्ययन करता है, कास्ट सिस्टम, इसी ये सब चीज़ें जो आपकी सोशल चीज़ें, वो चीज़ें जो कि अध्ययन करता है। तो इसी को बोला जाता है स्कोप या फिर सब्जेक्ट मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसी आधार पे कि सोशियोलॉजी के क्या क्या सब्जेक्ट मैटर है, क्या भाई क्या स्कोप है, ठीक है। मैंने एक बेसिक सा इंट्रो बनाने की कोशिश की है। आप देखिए इंट्रो में यहाँ पे बताया जाता है कि जो आपका स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, देखिए बोला जाता है कि द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी विथ देयर 180 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको 150 ईयर लिखते हैं। 150 ईयर नहीं, अगर आप देखोगे जो आपका सोशियोलॉजी है वो करीब आपका 1837 में एस्टेब्लिश हो गया था एज ए सब्जेक्ट, और आपसे काउंट करोगे तो नियर अबाउट 185 ईयर हो गए होंगे। तो हमको भी अपने आप को अपडेट करना है, ऐसा नहीं कि हम जो कॉपी किताब में लिखा है उसी हिसाब से चले। तो अगर आप देखेंगे 185 ईयर हो गया, तो मैंने यहाँ पे एक मोटा मोटा 180 ईयर नियर अबाउट लिख दिया है इसको, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी विथ देयर 180 ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस इज बिकम वाइडर विथ द टाइम फ्रॉम वेरियस थिंकर थॉट, यानी कि जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है अपने 180 साल के इतिहास में, या जब से ये 180 साल से आपका एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, इसका देखो टाइम के साथ साथ ये धीरे धीरे वाइडर होता चला गया, यानी ये बढ़ता चला गया, इसका दायरा जो कि बढ़ता चला गया है स्टडी करने का। क्यों? क्योंकि वेरियस थिंकर के वेरियस वेरियस थॉट आए हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सा सिंपल सा मैंने इंट्रो बनाया है 2-3 लाइन का। आप भी इसी तरह बना सकते हैं। अगर आपके पास कुछ और बेटर इंट्रो है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब ये मैंने इंट्रो बनाया, फिर यहाँ पे मैंने जो स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है उसको अपने मतलब सहूलियत के लिए आराम मतलब एक सिस्टमैटिक स्टडी कर सके कैसे-कैसे सोशियोलॉजी का स्कोप बढ़ा है, उसको हमने यहाँ पे थ्री फेजेस में डिवाइड किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बोला कि वी कैन डिवाइड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इन 3 फेजेस, ताकि हम उसका एक सिस्टमैटिक स्टडी कर सकें कैसे सोशियोलॉजी का स्कोप जो कि बढ़ता चला गया है विद द टाइम, जैसा कि हमने इंट्रो में कहा था अपनी बात, ठीक है। तो यहाँ पे 3 फेजेस में देखो, पहला फेज है इनिशियल फेज, जो कि कब तक है 1838 से 1880, यानी कि जब ये सब्जेक्ट आया उसके बाद से लेके 1880 तक का टाइम में क्या अप्रोच रहा है सोशियोलॉजिस्ट का, उन्होंने क्या-क्या चीज़ें स्टडी की है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर उसका सेकंड फेज आता है 1880 टू 1940s तक। इसमें कौन-कौन से थिंकर आते हैं, वो किस अप्रोच से जो कि सोशियोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं, क्या-क्या सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड करना चाहते हैं। थर्ड फेज आता है आपका 1982 ऑनवर्ड्स, यानी कि 1980s के बाद से अब तक का जो समय है, उसमें उसमें जो कि कौन से थिंकर आते हैं, वो किस तरह से अपने अप्रोच रखते हैं। तो ये इस तरह से मैंने इसको 3 फेजेस में डिवाइड किया, स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। आप भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे ओवर राइटिंग हुई है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, कंटेंट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो ये पहला हमारा है, देखिए इनिशियल फेज। इसमें मेन 3 बात है कि हमने इनिशियल फेज में देखो 3 बात है कि जो सोशियोलॉजिस्ट है उन्होंने मैक्रो लेवल पे स्टडी करने पे फोकस किया, माइक्रो लेवल पे नहीं। यानी कि देखो अभी देखो इनिशियल फेज है, स्टार्टिंग है, तो अभी बहुत सारा हमारे पास डिटेल नहीं है, डेटा नहीं है, तो हम माइक्रो लेवल पे स्टडी कर ही नहीं सकते, ठीक है। उस टाइम के हिसाब से सोचो कि कोई भी चीज़ अगर नया-नया इजाद हुआ है तो वो अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो वो अध्ययन नहीं कर पाएगा, सिर्फ़ ऊपर-ऊपर ही रिसर्च कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो फ़ोकस हुआ तो वो क्या होता है मैक्रो लेवल पे, यानी कि एक अगर मैरिज सिस्टम है, अगर हमको इस पर स्टडी करना है, या फिर आपका क्लास सिस्टम उस पर स्टडी करना है, तो एक ओवरव्यू क्या है वो हमको समझना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैक्रो लेवल पे जो कि फ़ोकस किया गया था मेन,
एक ये था। इसमें देखो आप कोट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे अगस्त काम्टे का जो सोशल स्टैटिक एंड सोशल डायनेमिक की बात करते हैं इस आधार पे, और सेंट साइमन है जो कि सोशल फिजिक्स की बात करते हैं, यानी कि जो सोशियोलॉजी उसको सोशल फिजिक्स इस आधार पे बोलते हैं ये लोग। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है यूजिंग इंडक्टिव अप्रोच, यानी ये एम्पिरिसिज्म बेस्ड स्टडी करते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी सोसाइटी में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो उसके रीजन को फाइंड करते हैं कि क्यों पॉवर्टी यहाँ पे है। अगर वो देखते हैं इस सोसाइटी में पॉवर्टी का कारण ये 3-4 उनको पॉइंट मिल गया, तो वही चीज़ 3-4 पॉइंट जो कि कारण वो देखते क्या दूसरे पुअर सोसाइटी में अप्लाई होती है, क्या तीसरे पुअर सोसाइटी में अप्लाई होती है। अगर ये अप्लाई होती है तो वो अपना फिर थ्योरी बना देते हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव अप्रोच या फिर एम्पिरिसिज्म, यानी कि जो अनुभव करते हैं सामने अपने, जो कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उस बेस पे जो इनका मतलब थ्योरी बनता है। तो उस समय जो इनिशियल फेज था, उस समय इस तरह का जो कि थ्योरी के लिए अप्रोच था, इंडक्टिव अप्रोच। अब इसमें देखो क्या आता है, काम्टे का सोशल पॉजिटिविज्म। सोशल पॉजिटिविज्म करने का मतलब यहाँ पे है कि जो सोशियोलॉजी वो एज ए साइंस बिहेव करता है। और हर्बर्ट स्पेंसर का जो कि उन्होंने दिया था ऑर्गेनिस्मिक एनोलॉजी। ऑर्गेनिस्मिक एनोलॉजी करने का मतलब क्या है, स्पेंसर बोलते हैं कि जिस तरह से मानव शरीर का विकास होता है ना, कि पहले सेल आया, फिर सेल से जो कि टिश्यू बना, टिश्यू से जो कि ऑर्गन बना, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बना, फिर ह्यूमन, ह्यूमन का इस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो ये बोलते हैं इसी तरह जो कि सोसाइटी का भी डेवलपमेंट हुआ है। पहले एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, फिर उससे जो कि फैमिली का जो कि डेवलप होता है, फिर फैमिली से जो कि आपका एक छोटे विलेज का, फिर उससे एक सोसाइटी का पूरा निर्माण हो जाता है सोशल सिस्टम का। तो ये इसी के बेस पे जो कि अपना ये कॉन्सेप्ट देते हैं, जिसको इन्होंने क्या कहा, ऑर्गेनिस्मिक एनोलॉजी। ठीक है, तो ये इनिशियल फेज पे था, और ये किस किस बेस पे था, इंडक्टिव अप्रोच पे जो कि इन्होंने ये बात कही थी। थर्ड एक इसमें जो इम्पोर्टेंट आता है कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, यानी कि इनका जो जो भी स्टडी करने का केंद्र था वो ह्यूमन था। ये क्या करते थे, अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वो उसके क्या, वो कैसे कैसे हो रहे हैं, क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है, उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इस पे फोकस करते थे। तो हमारा जो इनिशियल फेज था, मेन इन्हीं आधार पर जो कि सोशियोलॉजी का अध्ययन करता था। ठीक है, 3 चीज़ें हैं, एक मैक्रो लेवल पे स्टडी, एक सेकंड, एक आपका है कि मैक्रो लेवल पे स्टडी होता था, दूसरा इंडक्टिव अप्रोच होता था, तीसरा ह्यूमन सेंट्रिक जो कि अप्रोच, इनका जो स्टडी वगैरह होता था। ये हमने देख लिया, इसमें 2-3 थिंकर इंपॉर्टेंट है, एक आपके काम्टे तो मेन इंपॉर्टेंट है, फिर हर्बर्ट स्पेंसर आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं उनको। ठीक है, साथ ही साथ आप उनको यहाँ पे सेंट साइमन जो है, इनको भी, ये 3 थिंकर आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फेज की तरफ। सेकंड फेज है। सेकंड फेज जो कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी है, वो उसका देखो टाइम पीरियड जो कि आपका रहा है, एक सेकंड, हाँ, उसका टाइम पीरियड 1880 टू 1940 के बीच में रहा है। अब देखो इस टाइम पीरियड में जो कुछ और नए-नए थिंकर आते हैं, उनका क्या होता है कि हम मैक्रो लेवल पे तो फोकस कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ-साथ हमको माइक्रो लेवल पे भी फोकस करना चाहिए। माइक्रो लेवल पे कहने का मतलब कि क्या है, कि जो हम स्टडी करें उसमें इंडिविजुअल को भी, अभी तक क्या करते थे हम, सोसाइटी को लेके कोई स्टडी करते थे, सोसाइटी को जो कि फोकस करके स्टडी करते थे, जो भी सोशल इंसिडेंट होता था। लेकिन अब क्या बोला कि ह्यूमन या इंडिविजुअल एक पर्सन को भी ध्यान में रखकर हमको स्टडी करना चाहिए, केवल सोसाइटी को ध्यान में रखकर नहीं करना चाहिए। तो इस फेज में क्या हुआ कि 2 स्कूल आए। एक तो आपका फॉर्मल स्कूल था, ये नया आया था, और सिंथेटिक स्कूल ये तो पहले का ही था, वही जो मैक्रो लेवल पे स्टडी कर रहा जैसे हमने पहले देखा था, वो था। अब फॉर्मल स्कूल में जो कि फॉर्मल स्कूल जो था वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करना चाहता था, इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है उसको समझना चाहता था, उस आधार पे जो कि सोसाइटी का अध्ययन करना चाहता था। ठीक है? तो इसमें देखो आपका यहाँ पे फॉर्मल स्कूल जो है, इसमें देखो इम्पोर्टेंट आपके आएँगे, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे देखो जो आपके आएँगे, वो आपके आएँगे मैक्स वेबर, इम्पोर्टेंट है, इनको कोट कीजिएगा। ये अपना इंटरप्रिटेटिव स्टडीज़ या मेथड लेके आते हैं, यानी कि ह्यूमन बिहेवियर के आधार पे स्टडी करने की बात ये करते हैं। दूसरा इसके इसके पक्ष में जो आते हैं वो जॉर्ज सिमिल आते हैं। बोलते हैं क्योंकि देखो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो काफ़ी वेरी करता है। इस आधार पे हम जो कि केवल किसी सोसाइटी का अध्ययन नहीं कर सकते। क्या पता आज आपके सामने ह्यूमन कुछ और बोला है, लेकिन अपने लाभ के लिए वो हो सकता है झूठ भी बोले, आप अगर आप रिसर्च कुछ कर रहे हो, लेकिन हो सकता है बाद में वो जो कि उसका बिहेवियर कुछ और हो। सोसाइटी टू सोसाइटी जो कि ह्यूमन का बिहेवियर भी अलग होता है। रिलीजन का आप भी देखोगे, जैसे हिंदुइज़्म का जो कि बिहेवियर अलग है, मुस्लिम का बिहेवियर अलग है अपने रिलीजन को लेके। तो ये क्या है, वेरी करता है, इसलिए जो कि हमको माइक्रो लेवल पे स्टडी करने की ज़रूरत है, ऐसा जॉर्ज सिमेल बोलते हैं। फिर देखो एक तीसरे थिंकर आते हैं एफ टॉनिश, ये भी काफ़ी अच्छी बात बोलते हैं। ये बोलते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर इज डिफरेंट इन रूरल या स्मॉल सोसाइटी
एज वेल एज इंडस्ट्रियल या बिग सोसाइटी। ये बोलते हैं कि जब ह्यूमन बिहेवियर देखो, अगर रूरल रूरल अगर आप गाँव में जाएँगे तो वहाँ पे देखोगे तो ह्यूमन का बिहेवियर चेंज है, कुछ अलग है। अगर वही ह्यूमन को अगर आप इंडस्ट्रियल या फिर बिग सिटी में लेकर जाएँगे, वहाँ पे उसका बिहेवियर देखोगे तो आपको उन दोनों के बिहेवियर में अंतर आपको देखने को मिलेगा। चलो चलो मैं एक बेसिक सी बात करता हूँ, जैसे कि लोग बोलते हैं ना गाँव के लोगों में बहुत ज़्यादा एकजुटता है, सब मिल-जुल के रहते हैं, लेकिन शहरों में वो लोग अकेलापन फ़ील करते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ है। तो एक तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट है। तो एस्टोनिश उसी का एग्ज़ाम्पल लेके बोलते हैं कि इसलिए अगर ये जो बिहेवियर में इतने डिफरेंटेड है सोसाइटी में छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, तो हमको जो कि इंडिविजुअल लेवल पे जो कि अध्ययन करना चाहिए और हमको माइक्रो लेवल पे फ़ोकस करना चाहिए। इसी बात के लिए एस्टोनिश ये बात करते हैं, ठीक है? तो ये 3 थिंकर हमने लिए, उनके 3 विचार लिए कि क्यों माइक्रो लेवल पे हमको स्टडी करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये इस तरह से अपना बताते हैं। कौन-कौन से थे? मैक्स वेबर थे, जॉर्ज सिमेल थे और एफ टॉनिस थे, ठीक? और भी हैं, लेकिन मैंने 3 ही लिया क्योंकि नोट्स में जो कि लिमिटेड वर्ड होता है, लिमिटेड पेजेस होते हैं, तो उसी आधार पे। फिर देखो इसी टाइम में जो कि मैक्रो लेवल और इवॉल्व हुआ, जिसको हमने सिंथेटिक स्कूल बोला। तो इस समय काफ़ी इनका जो बिलीफ क्या होता था कि सोशियोलॉजी कोऑर्डिनेट विथ ऑल सोशल सब्जेक्ट। जबकि जो फॉर्मल था ये क्या बोलता था, एक डिफाइंड क्षेत्र होता था, एक छोटे स्तर पर जो कि हमको अध्ययन करना चाहिए, ना कि बड़े स्तर पर जो कि या फिर ग्रैंड थ्योरी होना चाहिए, नहीं। इन्होंने क्या बोला कि हमको जो कि जो सोशियोलॉजी का जो फील्ड है वो एक डिफाइन होना चाहिए, एक छोटे-छोटे लेवल पे हमको अध्ययन करना चाहिए था। लेकिन जबकि जो सिंथेटिक स्कूल है क्या बोलता है कि जो सोशियोलॉजी है ये सभी विषयों के से जो कि कोऑर्डिनेट करता है, उनके साथ जुड़ा है, इसलिए ये देखो बड़े स्तर पर हमको इसका अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें आते हैं दुर्खिम, जो कि ग्रैंड थ्योरी देते हैं, जैसे स्टडी ऑफ सुसाइड। अब हम कहते हैं जो आपका सुसाइड का स्टडी है, वो एक जो कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना नहीं है, बल्कि ये एक आपका सोशल फिनोमेना है। यह एक सामाजिक घटना है, ना कि आपका मानसिक घटना है। इसके पहले जो कि दुर्खिम के पहले ये बोला जाता था, जो सुसाइड है वो जो कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, लेकिन दुर्खिम ये प्रूव करते हैं कि किस तरह से सुसाइड जो कि एक सोशल फिनोमेना है। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे जब थिंकर को पढ़ेंगे। ठीक है? इसी तरह दुर्किम जो कि एक अपना कॉन्सेप्ट देते हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर का थ्योरी देते हैं और ये जो कि पहले क्या था, एडम स्मिथ का जो स्टडी था डिवीज़न ऑफ लेबर, उसके बेस पे था। लेकिन दुर्किम क्या बोलते हैं, इसके सोशल एंगल को जो कि एक्सप्लोर करते हैं और बोलते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर जो कि समाज में जो कि सॉलिडेरिटी लाता है, यानी एकजुटता लाता है, संगठन लाता है। इस बेस पे जो कि इसको इन्होंने और एक्सप्लोर किया है डिवीज़न ऑफ लेबर को, और इसके जो इम्पैक्ट को और वाइड रूप में देखा है। तो दुर्किम जो कि एक ग्रैंड थ्योरी के तरफ आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से ये बोला जाता है कि जो सोशियोलॉजी है वो देखो कोऑर्डिनेट कर रहा है और सभी सब्जेक्ट्स से। फिर इसके पक्ष में जो आपको मैक्रो लेवल है, इस टाइम जो कि सोरोकिन आते हैं। सोरोकिन बोलते हैं कि हम देखो सोशियोलॉजी को बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप अपने सहूलियत के लिए डिवाइड करते हो, तो आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक है जनरल सोशियोलॉजी, जहाँ पे सामान्य समाजशास्त्र, जहाँ पे आप जो कि फैमिली, रिलीजन, लॉ, इकोनॉमिक्स, ये सब पॉलिटिकल एंगल, ये सारी चीज़ें आप अध्ययन करो। दूसरा है कि आप कुछ स्पेसिफिक सोशियोलॉजी भी बना सकते हो, जहाँ पे जिस स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर को जो कि आप स्टडी कर सको। जैसे कि कास्ट सिस्टम इन इंडिया और रेस सिस्टम इन अमेरिका, ठीक है? कास्टिज़्म जो इंडिया में है और जो रेसिज़्म इन अमेरिका में, इस तरह से आप स्पेसिफिक सोशियोलॉजी का भी अध्ययन कर सकते हो। तो सोरोकिन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं इस टाइम मैक्रो लेवल पे, जो कि अपने माइक्रो लेवल के पक्ष में बात करते हैं। देखो थर्ड इम्पोर्टेंट है कार्ल मैनहीम, ठीक है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बोलते हैं कि डिस्कस ब्रॉडर स्ट्रक्चर एंड आइडिया, यानी कि ये बोलते हैं जो आप सोशियोलॉजी में स्टडी कर रहे हो ना, उसको एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर में देखो और ब्रॉडर आइडिया में देखो, ना कि एक मतलब लिमिटेड वे में या माइक्रो लेवल पे नहीं। ये मैक्रो लेवल पर जो कि स्टडी करने के पक्ष में बात करते हैं। इनकी एक बुक है, बुक का नाम मेंशन करेंगे तो एग्जामिनर कहेगा वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। तो इनकी बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया, ध्यान रखिएगा, आप मेंशन कर सकते हैं, कहीं भी यूटोपिया जैसी बात आती है, आइडियोलॉजी की बात आती है, वहाँ पे ये मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी 3 थिंकर देख लिए। एक आपका दुर्किम था, दुर्किम जो कि ग्रैंड थ्योरी की बात करते हैं और इसको जो सोशियोलॉजी को अदर सब्जेक्ट से जोड़ने की बात करते हैं, जैसे इनका सोसाइटी का स्टडी है, डिवीज़न ऑफ लेबर का स्टडी है। और सोरोकिन आते हैं, सोरोकिन बोलते हैं अच्छा चलो तुम लोग बाँटना ही चाहते हो, तो ज़्यादा नहीं इसको डिवाइड कर सकते सोशियोलॉजी को। हाँ, एक जनरल सोशियोलॉजी जो मैक्रो लेवल पे बात करता है, थोड़ा-सा अगर स्पेसिफिक हमको स्टडी करना है तो स्पेसिफिक सोशियोलॉजी, ये 2 पार्ट में बस ये डिवाइड करो, उससे ज़्यादा मत करो, ठीक है? कार्ल मैनहीम कहते हैं कि जो कि हमको जो भी डिस्कस करना चाहिए सोशियोलॉजी में, उसका जो भी स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ब्रॉडर होना चाहिए, एक बड़े स्तर पे होना चाहिए। ठीक है? ये 3 चीज़ें हमने देख लिया यहाँ पे। फॉर्मल स्कूल के बारे में जो कि सेकंड फेज में था, फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल के बारे में सेकंड फेज में था, जो कि जिसका टाइम पीरियड क्या था 1880 टू 1940। ठीक है? अब आते हैं अपने थर्ड फेज की तरफ। यहाँ पे देखो थर्ड फेज में बोला जाएगा जो इसका जो
टाइम पीरियड है जनरली माना जाता है 1940 टू 1980, लेकिन हम इसको ऑनवर्ड कर देते हैं, यानी कि आज के हिसाब से भी जोड़ते हैं कि आज के लोग को, आज के जो सोशियोलॉजिस्ट है वो क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, उसको भी इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, अब ये इनका जो मुख्य अप्रोच रहा है, कह रहे हैं कि देखो तुम फॉर्मल स्कूल और सिंथेटिक स्कूल क्यों लड़ रहे हो भाई, लड़ो मत। हम क्या करते हैं कि जो सोशियोलॉजी की स्टडी है उसमें दोनों को मिक्स कर देते हैं, दोनों को फोकस करते हुए दोनों की जो अप्रोच है उस अप्रोच पे जो कि सोशियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो इन्होंने क्या फोकस किया, स्टडीज बेस्ड ऑन ब्लेंडिंग ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो, या फिर कह सकते हो फॉर्मल एंड सिंथेटिक स्कूल, यानी कि दोनों को ब्लेंड कर देते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं, उस आधार पर जो कि हम सोशियोलॉजी का स्टडी करने पर फोकस करते हैं। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो थिंकर निकल के आते हैं वो आपके पार्सन्स, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका जो स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन एंड सोशल सिस्टम, इनकी एक स्टडी है, 2 स्टडी है सोसाइटी को देखने के लिए, जिसमें ये देखो इंडिविजुअल ह्यूमन को भी और सोसाइटी को भी, दोनों को जो कि बराबर का तवज्जो देते हैं, दोनों को महत्व देते हुए जो कि सोसाइटी के स्ट्रक्चर और सोशल एक्शन को जो कि स्टडी करते हैं और सामाजिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या किया, इन्होंने ब्लेंड कर दिया आपका फॉर्मल और सिंथेटिक स्कूल के अप्रोच को। ठीक है, इसके बाद आता है आर के मर्टन। आर के मर्टन देखो क्या करते हैं, ये एक्सपेंड करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शनलिस्ट, यानी जो आपके प्रकार्यवाद है या फंक्शनलिस्ट है उसके कॉन्सेप्ट को और एक्सपेंड करते हैं, यानी यहाँ पे फंक्शनलिस्ट बेस्ड पे जो कि सोशियोलॉजी का स्कोप और बड़ा करते हैं। कैसे, विथ लैटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शन लेवल पे। जैसे अगर आर के मर्टन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे ये क्या बोलते हैं, अगर हम कहीं जाते हैं मान लो मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, तो मेन हमारा उद्देश्य यानी मैक्रो लेवल पे क्या है कि हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमको शायद कुछ दुख होगा, तकलीफ होगा, या भगवान से कुछ बातें करनी होंगी, मन को शांति, इसके लिए। लेकिन अब हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, उनसे मिलते हैं, कुछ लोगों से हमारी फ्रेंडशिप भी हो जाती है ना? तो ये सारी चीज़ें होती है, या फिर हमारे हम अगर हमारे ही देखते हैं कि हमारे जैसे लोग हैं तो उनके साथ और सौहार्द बढ़ता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें हो जाती है। तो ये क्या होता है, ये इसका एक लैटेंट फंक्शन है। हमको अगर स्टडी करना है मॉडर्न बोलते हैं फंक्शनिस्ट में, तो मैक्रो लेवल पे तो करना ही है, उसके साथ-साथ इसका जो माइक्रो लेवल पे जो लैटेंट फंक्शन है उसको भी स्टडी करना चाहिए। तो इस तरह से ये मैक्रो और माइक्रो को मिक्स करके जो कि बता देते हैं जो कि एक्सपेंड करते हैं फंक्शनलिस्ट के कॉन्सेप्ट को। ठीक है? सीडब्ल्यू मिल्स आते हैं। सीडब्ल्यू मिल्स क्या होते हैं, इनका एक अप्रोच होता है सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, यानी कि जो सोशियोलॉजी थिंकर वो इमेजिन करे क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब जो चीज़ें हुई हैं घटनाएँ उसके आधार पे इमेजिन करे अपने कॉन्सेप्ट को बताने के लिए। जैसे ये एग्जांपल देते हैं कि जो गिडिंस की एक बुक है सोशियोलॉजी ऑफ कॉफ़ी, ठीक है? ये एंथोनी गिडिंस की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ कॉफ़ी। इसमें ये बताया था कि किस तरह से जो कि देखो कॉफ़ी जो कि घाना में या फिर अफ्रीका में उगाई जाती है, यूरोप में उसको भेजा जाता है और यूरोप के लोग उसको जो कि पीते हैं, फिर एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, और ये यूरोप के साथ-साथ और एशिया वगैरह में भी जाती है, वहाँ पे भी जो लोग, मतलब क्या होता है, एक कॉफ़ी के प्रोडक्शन में एग्रीकल्चर के लोग जुड़े हैं, वो आपस में जुड़े हैं। फिर ये जो कि यूरोप में एक कॉफ़ी जो डिलीवर हो रहा है, इंडस्ट्रियल भी चीज़ें इसमें आ गई, यानी ट्रांसपोर्ट हो रहा है और वहाँ के लोग इसको पी रहे हैं और फिर एक-दूसरे से बातचीत भी कर रहे हैं कॉफ़ी पीते हुए। ये एशिया में भी जा रहा है, तो यानी ये जो कॉफ़ी है इसका अगर सोशियोलॉजी देखें तो ये पूरा आपस में कोरिलेट है, एक-दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है? इस तरह से इमेजिन करते हैं। तो ये बताते हैं कि यानी कि जो ये क्या कहते हैं, माइक्रो लेवल पे कॉफ़ी के प्रोडक्शन के एग्रीकल्चर लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं वो आप तो देख ही रहे हो। लेकिन साथ-साथ ये देखो इसका इम्पैक्ट बड़े लेवल पे क्या-क्या हो रहा है कि लोग इस घटना से जुड़ी अलग अलग चीज़ें कैसे इम्पैक्ट हो रही है, वो भी इसका स्टडी करना चाहिए। तो ये माइक्रो-मैक्रो का मिक्स करते हैं एक तरह से। तो ये एक टर्म याद रखिएगा सोशियोलॉजी ऑफ कॉफ़ी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूज़ करते हैं तो एग्ज़ामिनर निश्चित तौर पे बोलेगा वाह! क्या बात है, क्या स्टूडेंट मिला है, बहुत अच्छा इसने लिखा है, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है। फिर देखते हैं एंथोनी गिडेंस भी आते हैं इसी के पक्ष में। ये बोलते हैं थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरेशन, यानी कि हमको देखो कोई भी चीज़ है ना उसको हमको पहले ऑब्जर्व करना चाहिए, फिर उसके बारे में समझना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बोलते हैं कि अगर कोई घटना घट रही है, जैसे कोई कुछ कर रहा है, मान लो कोई कस्टम है किसी सोसाइटी में, ठीक है? जैसे वुमेन है, आफ्टर मैरिज मंगलसूत्र पहनती है, तो पहले मंगलसूत्र का क्या महत्व है, ये हमको समझना चाहिए, ये ऑब्ज़र्व करना चाहिए। फिर ये समझना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि ये क्यों लोग कर रहे हैं, ठीक है? तो इस बेस पे ये माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे की बात करते हैं एंथोनी गिडेंस, ठीक है? अब देखो यहाँ पे तो अभी-अभी क्या हो रहा था कि माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों की बात कर रहे थे कुछ सोशियोलॉजिस्ट है, लेकिन कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे भी हुए जो केवल माइक्रो लेवल पे, यानी जो आपका फॉर्मल स्कूल है उसको भी एक्सपेंड कर रहे थे साथ-साथ में। तो यहाँ पे देखो विथ दिस फॉर्मल स्कूल आल्सो एक्सपेंड, फॉर एग्जांपल एथनो मेथोडोलॉजी, जिसको आप नृवंश विज्ञान बोलते हैं आप, एच ग्रामफिंकल जो कि इसके पक्षधर होते हैं, और फिनोमिनोलॉजी एल्फ्रेड सोली, ये जो कि इस तरह से जो कि फॉर्मल स्कूल के कॉन्सेप्ट को, यानी जो माइक्रो लेवल पे स्टडी करनी चाहिए उसके कॉन्सेप्ट को भी, ये जो कि यहाँ पे इसी टाइम पीरियड में आए थे और इसके कॉन्सेप्ट को भी बढ़ा रहे थे साथ साथ में। तो ये भी कहीं ना कहीं इस टाइम में देखे हुए तो 1940s तक
1940s टू सॉरी 1980s के आसपास। तो इस समय देखोगे तो एथनो मेथोडोलॉजी, फिनोमिनोलॉजी के रूप में फार्मा स्कूल भी एक्सपेंड कर रहा था, अपने स्कोप को आगे बढ़ा रहा था। ठीक है? फिर उसके बाद देखो अभी यहाँ पे चीज़ें खत्म हो हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख ली है और आगे और भी जैसे जिन्सबर्ग वगैरह का आप देखोगे, एक डीपी मुखर्जी जो इंडियन सोशियोलॉजिस्ट है, वो क्या बोलते हैं मैं आपको एक बेसिक से बता देता हूँ। अगर आप कंक्लूजन में यूज़ करना चाहते हो तो उनका कोट यूज़ कर सकते हो। वो बोलते हैं डीपी मुखर्जी जी कि स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताते हैं। क बोलते हैं कि एवरी डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज़ अ फ्लोर ऑफ सीलिंग। ठीक है? यानी कि अभी तक जितने भी सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने जो भी अध्ययन किया है, ये क्या है, एक सीलिंग का केवल फ्लोर है, ठीक है? और जो सोशियोलॉजी में अभी स्कोप बचा है, वो क्या है, एज़ देखोगे तो बोलते हैं कि फ्लोर ऑफ सीलिंग है अभी, और सीलिंग जो है कि वो ओपन स्काई, ऐसा नहीं कि सीलिंग एक बंद कमरे जैसा लिमिटेड नहीं, ये जो इसका फ्लोर का जो सीलिंग है, ये एक पूरा खुला आसमान है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा अध्ययन करने का बाकी है, कई सारी चीज़ें जो कि अध्ययन कर सकते हैं। तो डीपी मुखर्जी काफ़ी अच्छा स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में बताते हैं। अगर आप चाहें, तो इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। इसको आप जो कि कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं, बाकी मैंने कंक्लूजन कुछ और भी लिखा है, आप दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। जैसे डीपी मुखर्जी बोलते हैं, डीपी मुखर्जी सेड अबाउट स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ द एवरी डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी इज़ अ फ्लोर ऑफ सीलिंग नाउ एंड द सीलिंग इज़ ओपन स्काई। ये आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह से कंक्लूजन लिखेंगे तो डीपी मुखर्जी को कोट करेंगे तो काफ़ी इम्प्रेसिव रहता है, ठीक है? फिर अदरवाइज़ मैंने दूसरा एक कंक्लूजन यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि सोशियोलॉजी इज़ स्टिल इवॉल्विंग सब्जेक्ट, सो नाइदर पॉसिबल एंड नॉर एसेंशियल टू डिलिमिट द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो आज आज के समय में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 चल रहा है, यानी कि एआई की चीज़ें चल रही है, रोबोटिक्स की चीज़ें चल रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही है, तो हमको इसके इम्पैक्ट को भी समझना होगा, सोसाइटी पे क्या है, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट है। रैपिड क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन्वायरमेंटल इशू है, बायोटेक्नोलॉजी में जैसे देखो जीन्स का जीन एडिटिंग हो रहा है, क्लोन की चीज़ें बन रही है, ये सब चीज़ें। स्पेस का देख लो, अभी हाल ही में चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हुआ है, तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा सोसाइटी पे, इंडिविजुअल पे, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। ठीक है? तो इसलिए बोला जाता है कि सोशियोलॉजी जो कि अभी भी देखोगे तो स्टिल इवॉल्विंग एक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको पॉसिबल भी नहीं है और एसेंशियल भी नहीं है कि इसके स्कोप को डिलिमिट किया जाए। मैंने इस तरह का कुछ आपका आज से जोड़ते हुए कंक्लूजन बनाया। आप चाहे तो वो डीपी मुखर्जी वाला भी कंक्लूजन लिख लिख सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। ठीक है? इस तरह से मैंने देखो ये पूरे टॉपिक को 3 पेज में जो कि समेटने की कोशिश की है। जनरली इस पे क्वेश्चन जो कि आपका आता है 10 नंबर का 2 ही पेज आपको शायद मिलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3-3 थिंकर का यूज़ किया है ना, फॉर्मल देखो यहाँ पे फॉर्मल में और सिंथेटिक में 3-3 थिंकर को कोट किया है, तो आप 2-2 थिंकर को कोट करके अगर आपके पास लिमिटेड पेज है तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सोरोकिन और कार्ल मैनहीम को ज़रूर कोट करना और सोरोकिन को भी कोट करना है या दुर्किन को। यहाँ पे 3 थिंकर ज़रूर लेना, भले यहाँ पे 2 थिंकर ले लेना। ठीक है? और आगे यहाँ पे भी देखो जो थर्ड फेज़ है, यहाँ पे मैंने 3 थिंकर लिया है, 4 थिंकर लिया है आई थिंक। तो आप यहाँ पे पार्सन्स और आर के मर्टन को ही लेकर केवल चल सकते हो। अगर आपके पास लिमिटेड वर्ड है, लिमिटेड पेज है, तो इन्हीं 2 लोग को लेके चलोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है? इसके बाद देखो इसके स्कोप में पोस्ट मॉडर्निस्ट भी आते हैं। बोलते हैं कि नथिंग इज़ ट्रूथ इन दिस लाइफ। ठीक है? वो क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि जितने भी अभी तक रिसर्च हुए कोई भी सही नहीं है। क पूर्ण रूप से मतलब एग्ज़ैक्ट ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ कमियाँ सब में है। कुछ चीज़ें हमको कहीं अगर दूसरे एंगल से देखें तो गलत लगती है और किसी और थिंकर के एंगल से लगे तो वो सही लगती है। तो जैसे एक मार्क्स बोलते हैं, मार्क्स जो कि रिलीजन को जो कि अफ़ीम बोलते हैं ये सही नहीं है सोसाइटी के लिए, जबकि दुर्किम बोलते हैं कि नहीं, ये रिलीजन जो कि समाज में एकजुटता लाता है, संगठन लाता है, सौहार्द बढ़ाता है। इस तरह से काम करता है। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पे बात करते हैं, तो ये देखो दोनों के अप्रोच में रिलिजन को काफ़ी कॉन्ट्राडिक्शनरी है, एकदम डिफरेंट है। तो इस तरह का अप्रोच है, इसीलिए वो पोस्ट मॉडर्निस्ट बोलते हैं, यानी कि मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट के बाद जो मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट होंगे, उनकी जो थॉट है, वो क्या बोलते हैं, वो इस तरह के जो कि थॉट को रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि नो वे टू डिफरेंट ट्रू एंड अनट्रू। कोई रास्ता नहीं आप ट्रू और अनट्रू में जो कि डिफरेंट कैसे कर सकें। तो ये भी एक स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी में है, लेकिन आपके पास पेज लिमिटेड है, वर्ड लिमिटेड है। अगर आप चाहो तो अगर एक-एक थिंकर यहाँ से कम करके आप उनको भी यूज़ करोगे तो आपका एंगल जो कि और वाइड हो जाएगा। तो ये सारे हमने यहाँ पे देखा, ये मेरे नोट्स के थे। जो भी सर मैं अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़िए। कल हम आएँगे एक नए क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।